नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। ईरान इजराइल युद्ध में कोई कमी नहीं आई है और दोनों देश एक दूसरे के प्रमुख शहरों को निशाना लगातार बना रहे हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हवाई हमले बिना रुके जारी हैं। इजराइल की मिसाइलें जहां ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और इंडस्ट्रियल एरियाज को बिना रुके निशाना बना रही हैं, वहीं ईरान की मिसाइलों की जद में इजराइल का हॉस्पिटल भी आया है जहां बड़ा नुकसान हुआ है। इन सब के बीच दोनों तरफ से हमला रिहायशी इलाकों में भी हो रहा है जहां आम लोगों को जंग की कीमत चुकानी पड़ रही है। बड़ी बात यह है कि दूर दूर तक अभी सीजफायर का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। तो वहीं भारत ने भी अपने नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए ईरान और इजराइल संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु चलाया है, जिसके तहत अब तक 517 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर कश्मीर के छात्र हैं। इसके अलावा कुछ यात्री दिल्ली, हरियाणा और कर्नाटक, पश्चिम बंगाल से भी हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। पूरी दुनिया ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर यह पूछ रही है कि संघर्ष विराम कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये इतना पेचीदा हो चुका है। एक तरफ अमेरिका लगातार इंटरफेयर कर भड़काऊ भाषण दे रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि अगर ईरान की तरफ से हमले हुए तो अमेरिका भी इसमें कूदेगा। ईरान लगातार कह रहा है कि इजराइल हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हम जवाब क्यों ना दें। वहीं अब एक तरफ भारत है जो इस समय यही कह रहा है कि युद्ध किसी भी तरीके से किसी बात का हल नहीं है। वहीं ईरान में जो लोग रह रहे हैं उनको वापस भारत लाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत समेत पूरी दुनिया में इस युद्ध का असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। एकलव्य जी, सीधा उनका रुख करेंगे। और सबसे पहले एकलव्य जी, मैं शुरुआत बातचीत की इसी बात से करूंगी कि क्या असर भारत पर इस युद्ध का पड़ेगा, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं हैं। कई किसान हैं, कई लोग हैं जो इन देशों में एक्सपोर्ट करते हैं अपने सामान को। कितना क्विंटल चावल, कितना अनाज बंदरगाहों पर अटका पड़ा हुआ है। लोगों को, किसानों को परेशानियां हो रही हैं इस युद्ध से, और किस तरह का असर भारत पर पड़ सकता है इस युद्ध की वजह से। देखिए नंदिनी जी, मुझे लगता है कि जब कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जिस तरह की आजकल इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी है, जो आपने बातें बताई, तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में वो कभी टू वे कॉन्फ्लिक्ट रह नहीं जाता, वो एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ही बन जाता है उस सेंस में कि कहीं ना कहीं उससे सब इफेक्ट होते हैं। अब जैसे ईरान से, मतलब इंडिया जो है लगभग अपना 80% ऑयल भी इंपोर्ट करता है, तो उसमें एक बड़ा सेगमेंट जो है वो ईरान से भी कहीं ना कहीं किसी से आता ही होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताऊं नंदिनी जी, जो मेरी समझ है, भारत की जो एक नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी रही है, जैसे आपने देखा होगा कि रशिया और यूक्रेन का भी जब युद्ध हुआ तो उसमें आप देखेंगे, आप पाएंगे कि उस समय भारत ने जितना इस ऑयल सेक्टर को एक्सप्लॉइट करा, रशिया से खरीदा और उसी ऑयल को जिस तरह से उसने यूरोप में बेचा, तो मतलब कई सालों का फॉरेक्स लोग कहते हैं कि भारत ने उस समय में उसकी उगाई कर ली। तो मैं समझता हूं कि देखिए, इसकी डिफ़िकल्टीज भी होती हैं नॉन अलाइनमेंट की, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब आप नॉन अलाइंड होते हो तो कोई भी आपके साथ एक तरह से अलाइंड नहीं है, तो जब आप खुद किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ते हो तो कोई उस तरह से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग समर्थन में आपके साथ खड़ा नहीं होता। परंतु मैं समझता हूं कि नॉन अलाइनमेंट के जो फायदे होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये इसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में भारत के लिए जो अच्छी बात है वो यही है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की वजह से भारत हमेशा एक तरह से एज कंपेयर टू अलाइंड कंट्रीज जो हैं उनसे थोड़ा सा फायदे में रहेगा, चाहे वो ट्रेड की। अपना देखिए, बहुत ज्यादा किसी देश के विरुद्ध या किसी देश का समर्थन भारत की तरफ से ऐसा कुछ उजागर हुआ नहीं है। भारत शांत है। भारत तो पीस के लिए कहता है कि सभी पूरी दुनिया में सभी मुल्क शांति बनाए रखें। लेकिन हमारा पड़ोसी पाकिस्तान,
वो अभी बहुत ज़्यादा सिचुएशन में फंसता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपके माध्यम से समझना चाहूँगी कि उनके आर्मी चीफ को जब डोनाल्ड ट्रंप बुलाते हैं, हालांकि हमारे देश के कई समझदार विपक्ष के लोग इसे लेकर कहते हैं कि देखिए अमेरिका को आप अपना फ्रेंड मानते हैं, लेकिन वो तो आसिम मनीर को लंच करवा रहा है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आती कि कितना डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान खुद फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आप पाकिस्तान की पोजीशन को क्या देखते हैं, क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट को नोबेल पुरस्कार देने की बात करता है पीस के लिए, तो क्या ईरान को बुरा नहीं लगेगा? और ईरान को बुरा लगेगा तो क्या पाकिस्तान फंसेगा नहीं? देखिए, पाकिस्तान के साथ नंदिनी जी ये सिचुएशन हो चुकी है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। आज चाहे आप इकोनॉमिकली बात करें, चाहे मिलिटरीली बात करें, चाहे डिप्लोमेटिकली बात करें, पाकिस्तान इतना ज़्यादा अमेरिका पर डिपेंडेंट हो चुका है। और पर्टिकुलरली वो जो अब सिचुएशन फेस कर रहा है इंडिया के साथ, तो उसमें उसके पास सिवाय इसके कि वो अमेरिका जो उसे कहे उसको मानने के अलावा, जैसे आपने देखा होगा कि कई वर्षों से उसके साथ चाइना को लेके भी इसी तरह के उसके संबंध रहे हैं, तो उसी तरह से अभी अमेरिका का जो ये जो रिसेंट जो इंटरफेरेंस रहा, उसमें आप देखेंगे, उसमें आप पाएंगे कि पाकिस्तान पूरी तरह से उन पे निर्भर है। अब इसमें देखिए समस्या उनके लिए जो फंसने वाली बात हो रही है वो क्यों हो रही है कि अगर यदि मतलब यहाँ पे इजराइल, मतलब अमेरिका, ऑब्वियसली अमेरिका का जो जिसे कहते हैं हित है वो इजराइल के इस युद्ध को जीतने में ही है। तो यदि अगर ऐसा होता है और इजराइल वहां पे एक डोमिनेंट पावर उभर के आती है, तो पाकिस्तान के लिए जो बड़ी समस्या हो जाती है कि भले ही उसे एक अमेरिका का समर्थन हो, लेकिन पाकिस्तान फिर हर तरफ से घिरना शुरू होता है। एक तरफ भारत है, एक तरफ अफगानिस्तान है, और एक तरफ ये जो मिडिल ईस्टर्न रीजन है, इसमें इनका ये इजराइल भी हो जाएगा। भारत के साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध है नहीं, बिल्कुल। फिर आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ भी अगर रिलेशन नहीं बना पाओगे तो अमेरिका कहां तक बचा लेगा, कब तक बचा लेगा? आपको अपने पड़ोसियों से कुछ संबंध अल्टीमेटली अपने बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स को तो हैंडल करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अभी फिलहाल एक बार फिर से हम ईरान को लेकर आ जाते हैं। इजराइल जिसका फिलिस्तीन के साथ लगातार विवाद चल रहा है, युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन में ईरान की ऐसे आरोप इजराइल लगाता है कि फिलिस्तीन में टेररिज्म को बढ़ावा देने में ईरान का हाथ है। अब ईरान के साथ दुश्मनी इजराइल की हो गई है, लेकिन इस पूरे युद्ध के दौरान इजराइल को जहां वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट मिल रहा है, तो बहुत सारी कंट्रीज अब ईरान के सपोर्ट में भी आई हैं। आप देख लीजिए, रशिया बोले हम, या चाइना का एग्जाम्पल लें, या नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल लें, तो क्या आपको ईरान और इजराइल में ईरान कहीं कमजोर नजर आ रहा है या फिर नहीं? आपको लगता है कि ईरान के साथ भी अच्छा खासा सपोर्ट है दुनिया भर में? देखिए, इसको ना थोड़ा सा नंदिनी जी, अगर आप मुझे 2 मिनट का वक्त दें, इसको थोड़ा इस तरह से समझना पड़ेगा कि अब ईरान आ गया है, हम इसको इस तरह से नहीं देख सकते। अगर आप इसको देखेंगे तो ये बेसिकली हमेशा से ही ईरान था जो इजराइल के विरुद्ध, जो वहां पे एक तरह से, देखिए ईरान पिछले 30 वर्ष से ये कहता है कि यहूदियों को इस धरती पे एग्जिस्ट करने का अधिकार ही नहीं है, ये वो बहुत क्लैरिटी के साथ ईरान कहता है। लेकिन तो ईरान लेकिन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने की जगह, क्योंकि वो समझता है कि इजराइल को यूएस का सपोर्ट है, तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ने की जगह उसने क्या करा कि उसने जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे आपका हिजबुल्ला हो गया, हमास हो गया, आपने देखा ही होगा कि गाजा पट्टी में जो इजराइल अपना युद्ध लड़ रहा है, तो उन सबको ईरान पीछे से फंड करते रहा। और इजराइल भी इस बात को बहुत अच्छे से समझता है, और आप देखेंगे कि इजराइल ने भी इसको उसी तरह से लड़ा। पहले उसने हिजबुल्ला को ख़त्म करा, उसके बाद उसने हमास को ख़त्म करा, और जो यहूतियाँ हैं वो हूतिये जो हैं उनको भी करीब करीब ख़त्म कर ही दिया है। अब क्योंकि ये सारे ऑप्शंस जिसे कहते हैं कि वो बचे नहीं, तो ईरान फुल फ्रंट वॉर में खुद इजराइल के अगेंस्ट आया। लेकिन आप देखिए, इसमें ना एक चीज़ बहुत समझना ज़रूरी है कि अब उसके डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की वजह से क्या हुआ है कि अमेरिका की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा रोचक हो गई है, क्योंकि अमेरिका क्या है कि एक डायरेक्ट रीच में आ जाता है। यदि अगर आज, और अमेरिकी राष्ट्रपति का मैं यहाँ पर जिक्र करूंगी कि चाहे वॉर किसी भी कंट्रीज के बीच में हो, और भी हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, संजीव जी और एसएस ढोलिया जी भी जुड़ चुके हैं। संजीव जी भी बता सकते हैं बेहतर तरीके से कि सर, अमेरिका की जो भूमिका
इंडिया पाकिस्तान के बीच में उन्होंने कोशिश करी कि साहब हमने पीस करवाया, हालांकि उनका कुछ बहुत बड़ा रोल कह नहीं सकते। उन्होंने दोनों कंट्रीज चाहती होंगी कि हाँ ये और ज़्यादा ना बढ़े, तो म्यूचुअली सब चीज़ें हो गया, युद्ध विराम हो गया। लेकिन अमेरिका हर बात का क्रेडिट, डोनाल्ड ट्रंप अब यहाँ पर भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, दो मुल्क के बीच की बात, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के बयानबाजी को आप किस तरीके से देखते हैं संजीव जी? क्या लगता है आपको ये सिर्फ बयानबाजी रहेगी या कूदेंगे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका इस युद्ध में, क्या लगता है? देखिए, आपने दो सवाल पूछे हैं। पहला तो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो संदर्भ है, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान का क्या मतलब है। देखिए, वो डोनाल्ड ट्रंप की जो शख्सियत है वो एक बड़बोलेपन के वो शिकार रहते हैं। कई बार वो अनेक तरीके की बातें, कैजुअल रिमार्क्स भी दे जाते हैं, अनेक बार वो अपनी बातों से पलट जाते हैं, यू टर्न कर लेते हैं। और उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हाल के समय का जो पहलगाम की आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर था, उसके संदर्भ में भी अपने बयानों को लगातार दिया है। लेकिन जो भी अमेरिका ने जो भी कुछ किया, वो एक सिर्फ और सिर्फ एक वातावरण को निर्मित करने के लिए, डी एस्केलेशन के लिए, एक बेहतर वातावरण को बनाने की जो कोशिश के तहत ही अमेरिका की भूमिका थी। सिर्फ एक सपोर्ट, एक हेल्प कह सकते हैं। मध्यस्थता तो ये कहीं से भी नहीं कही जा सकती, बिल्कुल भी ये शब्द उचित नहीं है। और जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनको स्पष्ट रूप से बताया भी कि जो भी कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच का विषय है वो नितांत बायलैटरल है, उसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता भारत को न कभी स्वीकार रही है, न आज है, न कभी होगी। और भारत ने के प्रधानमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच की में अगर आतंकवाद की चुनौती पाकिस्तान पैदा करेगा तो ऐसे में भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा और उसको भारत को ऐसा करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये बात भी बहुत स्पष्ट है। लेकिन तो डोनाल्ड ट्रंप की जो शख्सियत है, मैं मानता हूं कि वो एक बड़बोलेपन के शिकार है। लेकिन वो जाहिर है कि अनेक बातें वो रेटोरिक में कह जाते हैं, उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है और उस तरह की बातों का कोई ज्यादा अर्थ भी नहीं है। दूसरा, आपने जो पूछा है कि अमेरिका की ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध में क्या भूमिका है, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि यदि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को आगे बढ़ाता है, यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज कर देता है, इजराइल के ऊपर हमले और तेज कर देता है, तो अमेरिका सीधा सीधा उसमें युद्ध में उतरेगा। ये बात स्पष्ट है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों इस बात को समय समय पर संकल्प व्यक्त करते रहे हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और ईरान यदि न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने की दिशा में कोई बड़े कदम उठाए, और भी ज्यादा कदम उठाए, जैसा कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट को लगातार करता जा रहा था, तो ऐसे में अमेरिका ईरान के जो ऐसे नाभिकीय संयंत्र जो कि डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में मौजूद है, जैसे फोर्डो का जो न्यूक्लियर साइट है या अन्य ऐसे जो इंस्टॉलेशंस है, उसको अपने अर्थ पेनेट्रेटर बॉम्ब जो बोलते हैं, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर। ईरान ने ये अटैक्स नहीं रोके तो अमेरिका डायरेक्ट इंटरफेयर करेगा, अमेरिका वॉर में पड़ेगा। एसएस ढोलिया जी, अगर अमेरिका वॉर में पड़ेगा तो क्या चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया या तमाम अन्य देश जो लगातार इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि मतलब एक तरीके से अपना साइड वो ईरान की तरफ दिखा रहे हैं, अपना सॉफ्ट कॉर्नर वो ईरान की तरफ दिखा रहे हैं, तो क्या ये अन्य देश नहीं भड़केंगे अगर अमेरिका कूदता है तो? देखिए, ये चीजें जो होती है ना, कहने की अलग होती है, करने की अलग होती है। कोई भी देश किसी के साथ खड़ा नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो। इनका सिर्फ मेन मकसद है कि अपने हथियार बेचना। चाइना फुल फ्लेज ईरान को मदद कर रहा है, अपने हथियार बेच रहा है। अमेरिका फुल फ्लेज इजराइल को कर रहा है। अमेरिका, जहाँ तक मेरा सोच है कि अमेरिका डायरेक्ट कूदेगा नहीं, वो जितना भी मतलब वो स्ट्राइक कराएगा वो कराएगा इजराइल से। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान ख़त्म हुआ, ये भी वो नहीं चाहता, क्योंकि जब तक ईरान है तब तक वो उस एरिया में एग्जिस्ट करता है। उसके हथियार तभी बिकेंगे जब ईरान स्ट्रॉन्ग रहेगा, ईरान का उन लोगों को धमकी मिलती रहेगी। यही कारण है कि उसके हाथ में सऊदी अरब में कहीं भी उसने अपने अड्डे बढ़ा रखे हैं बिकॉज ऑफ ईरान। तो अमेरिका ईरान के युद्ध में कभी नहीं आएगा। हाँ, वो उसको इजराइल को जरूर ये हथियार सप्लाई करता रहेगा, इधर चाइना अपना करता रहेगा। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बिजनेस माइंडेड कंट्रीज हैं ये,
और किसी देश से इन्हें कोई बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी बेसिस पर सरोकार नहीं। एकलव्य जी सब बिजनेस माइंडेड है और बिजनेस में कोई नुकसान ना हो इसी के तहत ये कार्य करते हैं। फिलहाल हम आ जाते हैं वापस से इजराइल ईरान के बीच में चल रहे संघर्ष में। एक बार फिर से भारत की भूमिका पर एक प्रेशर भारत पर हमेशा से दुनिया भर में, चाहे दुनिया भर की मीडिया इंडस्ट्री के माध्यम से हो, एक प्रेशर तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक कोशिश की जाती है भारत का स्टैंड क्या है। इनफैक्ट हमारे देश के अंदर ही बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं, पार्टीज़ हैं जो भारत की सरकार का स्टैंड पूछने के लिए उन पर दबाव बनाती हैं, भारत का स्टैंड जानने के लिए दबाव बनाती हैं, लेकिन भारत लगातार चुप है इजराइल ईरान के बीच में और किसी भी तरह का कोई सॉफ्ट कॉर्नर दोनों के लिए नहीं दिखा रहा है, वो न्यूट्रल है। तो ये क्या लगता है कि क्या एक कोई वक्त ऐसा आएगा कि हो सकता है भारत वन साइडेड कोई अपना स्टैंड ले या फिर नहीं न्यूट्रल ही रहेगा? देखिए, सामने आके तो नंदिनी जी मैं नहीं समझता कि भारत कभी ऐसा करेगा, परंतु बैक चैनल्स में ये अवश्य कहा जा सकता है कि इजराइल क्योंकि हमारा एक ऑल वेदर फ्रेंड है, एक दो ही मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में दो ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं हमारे, एक रशिया और एक इजराइल, तो बैक चैनल से हो सकता है कुछ हथियारों का सपोर्ट या कुछ इस तरह की चीज़ें चलें। परंतु मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत एक नॉन अलाइंड पॉलिसी फॉलो करता है और प्रिंसिपली ये मानता है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, प्रधानमंत्री कह भी चुके हैं, तो भारत का रुख बड़ा स्पष्ट रहेगा। परंतु एक बात कहना चाहूंगा नंदिनी जी, क्योंकि अभी हम अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात कर रहे थे, तो देखिए बहुत ही फेमस अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, वो पहले डिप्लोमेट भी रहे थे, हेनरी किसिंजर। उन्होंने एक बात कही थी कि टू बी अमेरिकाज एनिमी इज डेंजरस बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। यानी कि अगर आप अमेरिका के अगर दुश्मन हो तो वो खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर उसके दोस्त हो तो वो घातक होगा। और आपने देखा होगा कि ये ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी आपने देखा होगा कि उसमें जो फेमस अमेरिकन जर्नलिस्ट थे डैनियल पर्ल, जिनकी हत्या हुई थी, उस ऑपरेशन में इंडिया ने उसका जो परपिट्रेटर था उसको मारा, और कई जो अमेरिका में हमले हुए थे जिन लोगों ने करे थे वो भी लोग मारे गए। पाकिस्तान वो देश है जिसने 10 साल तक अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन उसामा बिन लादेन को शह दी, और उसके बाद उसने भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू पे तौल दिया, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि एशिया में उसका डोमिनेंस बना रहना चाहिए। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ईरान और इजराइल को भी देखेंगे तो एक तो मैं आपको कह दूं कि वो भले ही कुछ भी चाहता हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आज की डेट में अमेरिका के लिए भी सिचुएशन इतनी इजी नहीं है नंदिनी जी। आप अगर इतिहास उठा के देख लेंगे ना, तो चाहे वो इराक की वॉर हो, चाहे वो वियतनाम की वॉर हो, चाहे जो उसने अफगानिस्तान में 20 साल तक रह के किया, हर जगह अमेरिका ने मात खाई और अल्टीमेटली उसे वहां से हथियार छोड़ के भागना पड़ा। तो अपनी धरती पे युद्ध लड़ना और किसी और के यहां जाके कोई डोमिनेंस अपना दिखाना, इसमें बहुत अंतर होता है। एक बात तो संजीव जी की बात से हम सभी इत्तेफाक रखेंगे कि जो बयानबाजी, स्पेशली जो देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति कई सारे रहे हैं, लेकिन जो एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो बातें करते हैं वो वाकई कई बार दुनिया को समझ में नहीं आता, और अब उनके कई बार बयानबाजी से जो एक क्या बोले, इतने बड़े पद पर हैं वो, लेकिन जिस तरह की एक इनसेंसिटिविटी कई बार नजर आती है, उसकी वजह से उनकी कई सीरियस बातों को भी लोगों ने सीरियस लेना बंद कर दिया है। बहरहाल संजीव जी, एक बार फिर से हम भारत के रुख पर आ जाते हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने, देखिए भारत की भूमिका दुनिया भर में है, उसका जो भारत की जो वैल्यू है वो कितनी इंपॉर्टेंट है कि जब भी कहीं युद्ध होता है तो वहाँ के जो प्रमुख होते हैं वो भारत को अप्रोच करते हैं कि आप पीस के लिए स्टैंड लीजिए। ईरान के विदेश मंत्री ने अब भारत से अपील की है कि भारत को इंटरफेयर करना चाहिए और युद्ध विराम के लिए आगे आना चाहिए। तो भारत की तरफ लोग इस चश्मे से देखते हैं कि भारत में दम है, भारत कुछ कर सकता है, अन्यथा पाकिस्तान के आर्मी चीफ जाते हैं वहां लंच करते हैं, बहुत ज्यादा फर्क ईरान को पड़ा नहीं, लेकिन भारत की तरफ वो उम्मीदों से देख रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए भारत अगर सीधा सीधा नहीं तो बैक चैनल के माध्यम से तो ये अवश्य कोशिश कर सकता है कि दोनों पक्षों के बीच में एक डी एस्केलेशन की सहमति हो और ये सीज फायर की सहमति हो और वहाँ पर शांति स्थापित हो। इस बात की जो अपील भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी भी की गई है, और ये कहा गया है कि दोनों पक्षों को रिस्ट्रेंट बरतना चाहिए और एक डी एस्केलेशन की कोशिश करनी चाहिए।
तो मेरा मानना है कि भारत की जो क्रेडिबिलिटी है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहुत बड़ी है, विशाल है। एक संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरी विदेश नीति के लिए भारत जाना जाता है। भारत किसी खेमे में नहीं है। भारत की विदेश नीति का जो आधार है वो रणनीतिक स्वायत्तता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, और हम सभी पक्षों के साथ अपने संपर्कों को बना करके रखते हैं। भारत यदि किसी के साथ खड़ा है तो वो शांति के साथ खड़ा है, संवाद के साथ खड़ा है, नियम आधारित व्यवस्था के साथ खड़ा है। और भारत विश्व में जाहिर है कि आज का जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो घटनाओं को पेरीफेरी पर बैठ करके देखने में यकीन नहीं करता, बल्कि जो भी घटनाएं होती हैं उसको समस्याओं को रिजोल्यूशन कराने में और विकास के कार्यों में। हम बोले सर, एक छोटा सा पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगी कि बेशक इजराइल और भारत की जो मित्रता है उसके कई सारे उदाहरण हमें देखने को मिले, लेकिन इस युद्ध में ईरान और भारत के बीच के जो ठीक अच्छे संबंध हैं वो भी हमें देखने को मिले। ऑपरेशन सिंधु के तहत आप देखिए कितना वहां पर अभी स्ट्रगल चल रहा है ईरान के अंदर, एसएस ढोलिया जी, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान ने अपना एयर ट्रैफिक भारत के लिए खोला। ये बहुत बड़ी बात होती है कि भारत ने कोई बात उनसे कही, कोई हेल्प मांगी कि हमारे सिटीजन्स को हमें वापस लाना है। तो आप देखिए यूक्रेन रशिया के बीच यूक्रेन ने भी मदद की थी, अब ईरान भी मदद कर रहा है। अमेरिका के सिटीजन्स को भी भारत ने निकाला था। कमाल की बात है ये। देखिए अब ईरान ने भारत के लिए, भारतवासियों के लिए एयर ट्रैफिक अपना खोल दिया, 1 घंटे 2 घंटे के लिए खोल दिया। बहुत बड़ी बात होती है सर ये। एसएस ढोलिया जी देखिए, जो इन्होंने अभी बताया कि जो भारत की पॉलिसी है, सबसे बड़ी तो जो है हमारा जो लीडर है नरेंद्र मोदी जी, वो एक तो बड़बोले नहीं है, उनकी एक क्रेडिबिलिटी है। वो जो भी बोलते हैं दुनिया उनके हर वर्ड को एक नाप तोप के सोचती है। दूसरी बात, दोनों हमारे अच्छे दोस्त हैं, इजराइल हो ईरान हो, दोनों ही। ऐसा नहीं है अगर हम इजराइल को भी बोलते कि आप इतनी देर के लिए फायरिंग बंद कर दीजिए, तो शायद इजराइल भी अपना उस बात को मानने के लिए तैयार होता कि मैं उस टाइम फायरिंग नहीं करूँगा। तो ये आज का जो भारत है ये दर्शाता है कि हम किस जगह खड़े हैं। दुनिया, इवन अमेरिका हमारी तरफ देखती है, हालांकि अमेरिका नहीं चाहती, जैसे उन्होंने कहा कि किसिंजर ने कहा था कि उनका अच्छा दोस्त नहीं हो सकता कोई भी देश, और आप उनको विश्वास भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अमेरिका आज भी भारत की तरफ देखता है। अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये युद्ध बंद हो, इतना मैं आपको बता देता हूँ। क्यों? उसी से उनकी सर्वाइवल है। लेकिन अमेरिका ये भी नहीं चाहेगा कि ईरान कमज़ोर हो, क्योंकि अगर ईरान कमज़ोर हो गया तो उसको वहाँ कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये 2 चीज़ें मान के चलिए। आज जहाँ तक हमारी पॉलिसी है, भारत की जो पॉलिसी है वो जैसे नॉन अलाइनमेंट की है, हम सबके साथ आज कहीं भी कोई भारतीय जाता है तो लोग अच्छी निगाह से देखते हैं, लोग पूछते हैं। जैसे मैं कहीं बाहर गया तो लोग, ओ आप भारतीय हो, एंड वो सबसे पहले आज मेरे प्राइम मिनिस्टर को जानता है कि नरेंद्र मोदी, मतलब आप देखें तो इस देश की जो क्रेडिबिलिटी है वो नॉट ओनली मतलब दिस कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, चाहे ऑपरेशन हो, चाहे कुछ भी, चाहे दोस्ती हो। अगर दोस्ती में है तो वो भी हम करके दिखाते हैं, और दुश्मनी में हम वो भी करके दिखाते हैं। और भारत के बिल्कुल, और भारत के कोई बहुत ज़्यादा दुश्मन दुनिया भर में नहीं है, सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क है जो अगर अपनी हरकतों से बाज आ जाता तो आज वो भी भारत का दोस्त ही होता, लेकिन वो बाज आया नहीं और दुश्मनी बनानी पड़ गई। नहीं, एक चीज बताऊं, ठीक है, पाकिस्तान को आप दूसरे देश से, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। हाँ। इतना मैं बाकी पब्लिक हमारी दुश्मन नहीं है, बिल्कुल, लेकिन उनके नेताओं के सर्वाइवल है, उनको ये भड़का के रखना, उनको ये पढ़ा के रखना कि भारत हमारा दुश्मन है। इसलिए वो लोग, अगर आम पब्लिक से बात करो तो पब्लिक चाहते हो तो भारत, यहाँ तक कि आपको अगर कभी आपने मैं अब आगे डिबेट को जो इकोनॉमिकल कंडीशंस में जो परेशानियां जब युद्ध चलते हैं दुनिया भर में और देशों को तकलीफ होती है, कई बार इकोनॉमिक कंडीशन स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनके लिए परेशानी खड़ी होती है, उस पर एक एंगल ले जाना चाहूंगी। एकलव्य जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात थी नंदिनी जी कि पिछले 10-11 वर्ष से जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत ने अपनी एक नई रेप्यूटेशन खड़ी करी है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो नया भारत है ये नहीं देखता कि भाई हमें अमेरिका क्या कह रहा है करने के लिए या यूरोपियन नेशंस क्या कह रहे हैं और हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए। भारत भी
अब अपना स्वार्थ देखता है। और देखिए भारत का स्वार्थ इसी में है कि ईरान और इजराइल दोनों एग्जिस्ट करें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इजराइल तो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है ही, लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा कि अमेरिका और चाइना इस एशिया में पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस चाहते हैं कि वो हमेशा भारत की नाक में दम करके रखे, इसलिए भारत का भी ये सोचना बिल्कुल गलत नहीं है कि ईरान एग्जिस्ट करे और हमेशा इन यूरोपियन नेशंस और अमेरिका की नाक में दम करके रखे उस एरिया में, क्योंकि उसके पास कैपेबिलिटी है एक न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने की। तो भारत अपना स्वार्थ देखेगा, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। बिल्कुल। आप वापस से भारत के अंदर होने वाले जो लोग ईरान या इजराइल में बिजनेस करते हैं या जो लोग अपना सामान एक्सपोर्ट करते हैं, क्या उनको किसी तरह की कोई भारी परेशानी होगी? या चूंकि बहुत सारे संबंध ईरान और इजराइल से, स्पेशली ईरान से भारत के बिजनेस चलते हैं, तो क्या इस युद्ध से कोई बहुत फर्क पड़ेगा इकोनॉमिकली? संजीव जी। देखिए यदि ये युद्ध एस्केलेट करता है और इसमें और भी बड़े स्तर की कार्रवाइयाँ होती हैं, अमेरिका इसमें सीधा शामिल होता है, तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि जो ऑयल की जो सप्लाई रूट्स हैं वो गंभीर तरीके से बाधित होंगी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज उसको जो इजराइल ब्लॉक कर सकता है, और ऐसे में जो ऑयल की जो सप्लाईज हैं, जो रूट्स हैं, वो गंभीर तरीके से उसमें बाधाएं आएंगी, और उसका जो भारत के ऊपर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। इस पूरी सिचुएशन का पूरे विश्व के ऊपर नकारात्मक असर पड़ेगा। विशेष रूप से जो एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं उसमें अनेक तरीके के डिस्ट्रप्शंस आएंगे। पहले से ही आप देख रहे हैं कि चाहे वो कोरोना, मैं समझ गई कि अगर युद्ध बढ़ता है तो कहीं ना कहीं नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध लगातार जारी है, भारत का स्टैंड न्यूट्रल है, और भारत को अब दुनिया इस तरीके से देख रही है कि भारत जो है युद्ध के लिए, युद्ध विराम के लिए, पीस के लिए आगे आ सकता है। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। हिंदुस्तान जिंदाबाद।